नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही देखी प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अंक की ओर और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। आज के इस अंक में हम जानेंगे मुर्गी पालन में सर्दी से सुरक्षा, आलू की बुआई के लिए तकनीकी उपकरण, सब्जी मटर उन्नत किस्में, सुपर सीडर यंत्र का महत्व, एक किसान की सफलता की कहानी, इसके साथ ही मंडी के भाव और मौसम का हाल भी। तो आइए चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। ठंड से बचाव हेतु मुर्गी घर में आवश्यक प्रबंधन की सलाह, आलू की बुआई में पोटैटो प्लांटर मददगार, मटर की अगेती किस्मों की मांग बढ़ी, सुपर सीडर से खेत की सीधी बुआई आसान। मुर्गी पालक भाइयों, मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में मुर्गियों को ठंड से बचाना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने मुर्गी खाने की खिड़कियों पर बोरे या कपड़ों के बने पर्दे लगाकर ठंडी हवा से सीधे प्रवेश रोकें। इससे न केवल तापमान संतुलित रहेगा, बल्कि मुर्गियों में होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम भी की जा सकेगी। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं बिहार पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय पटना की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार सिंह जी। जो हमारा नवंबर का महीना है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अब धीरे धीरे आपके जो खासतौर पे जो ऐसे मुर्गी पालक भाई जो अंडे का व्यापार करते हैं, जो अंडा प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब अपने मुर्गियों का थोड़ा ज़्यादा केयर करें, क्योंकि अभी जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, तो अब धीरे धीरे मौसम में ठंड बढ़ेगी। तो उनको मुर्गियों को शाम रहते जो कर्टन गिरा देने चाहिए। जो उनका मुर्गी जहाँ पर पाल रहे हैं वहाँ पे बोरे के गिरा दें, ताकि भीतर एक गर्माहट मेंटेन रहे, क्योंकि जो मुर्गियाँ हैं उनको ठंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, तो उनके जो अंडा प्रोडक्शन है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। किसान भाइयों, खेती अब आधुनिक उपकरणों के कारण और भी आसान हो गई है। समय तथा मजदूरों की कमी को देखते हुए मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। अगर आप आलू की खेती करने जा रहे हैं तो पोटैटो प्लांटर का उपयोग करके आसानी से आलू की बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र से समय की बचत, मजदूरी में कमी और खेती में एक समान दूरी पर बुआई सुनिश्चित होती है। किसान भाइयों, सब्जी मटर की खेती में सही प्रभेद का चुनाव उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अगेती प्रभेद लगाना चाहते हैं तो आजाद P1 और आजाद P3 किस्में आपके लिए उत्तम रहेंगी। ये प्रभेद उच्च उत्पादन देने वाली, बाजार में अच्छी कीमत पाने वाली और रोग सहनशील मानी जाती है। इस पर विस्तृत जानकारी दे रही हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर की डॉक्टर सुनीता कुशवाहा जी। देखिए, ये बिल्कुल उचित समय है मटर लगाने का। सब्जी मटर जो कि विशेषकर हमारे बाज़ार में आती है। सब्जी मटर का जो बुआई का समय होता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होता है। और हमारे किसान भाई मटर की सब्जी के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप उचित प्रभेद का चयन करें। तो इसके लिए अभी आप अगर अगेती लगाना चाहते हैं तो इसके लिए अर्किल जो है प्रभेद बहुत अच्छा है और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ आप आज़ाद P1 और आज़ाद P3, ये भी दो अच्छी वैरायटी जो कि कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है। साथ ही साथ इसमें PSM 3 और PSM 4 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसको कि आप लगा सकते हैं, जो कि पंत सब्जी मटर 3 और पंत सब्जी मटर 4 ये अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, सुपर सीडर यंत्र किसानों की खेती को नई दिशा दे रहा है। इसकी मदद से आप अपने खेत में सीधी बुआई कर सकते हैं। फसल अवशेषों को जलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह यंत्र अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर
उसकी उर्वरता और कार्बन कंटेंट को बढ़ाता है। सुपर सीडर से मिट्टी की सेहत सुधरती है और लागत भी कम होती है। सफलता की इस कड़ी में आज हमारे साथ है ग्राम बांदीपुर, जिला पटना के प्रगतिशील किसान मधुरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि सीमित भूमि और कम लागत के बावजूद बकरी पालन से 2 गुना लाभ कमा रहे हैं। उनका कहना है कि बकरी पालन में वर्ष में 2 बार उत्पादन मिलता है और मंडियों में इसकी कीमत अच्छी प्राप्त होती है। इसकी सफलता आज कई किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। चलिए अब जानते हैं आज के प्रमुख अनाजों के मंडी भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4600 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपए प्रति क्विंटल और अरवा सुपर चावल 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। कृषि मौसम केंद्र पटना के अनुसार आज प्रदेश में हल्की ठंड जारी रहेगी। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा तथा धुंध छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। हवा की रफ्तार सामान्य रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसानों को सलाह है कि सुबह की नमी से बचाव के लिए तैयार फसल में अनावश्यक सिंचाई ना करें और सब्जियों की कोमल पौध को ठंडी हवा से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई लाभकारी हो सकती है। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताजा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हाँ, मैं बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं बदलते मौसम में गेहूं की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से हो सकती है। मैं बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर विनोद कुमार जी की, जो कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान में हैं, विश्वविद्यालय प्राध्यापक सह प्रमुख वैज्ञानिक। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम में गेहूं की जो वैज्ञानिक खेती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि गेहूं उत्पादन में जो जलवायु परिवर्तन है उसके क्या प्रभाव एवं प्रबंधन है। आज का हमारा विषय है बदलते मौसम में गेहूं की वैज्ञानिक खेती। बदलते मौसम की बात करें तो इसका दुष्परिणाम जो है हमारे पूरे कृषि में बहुत निगेटिव है। और ख़ासकर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बिहार में 80% एरिया में धान और गेहूं ये प्रमुख फसल है, प्रमुख फसल प्रणाली है। और जो जलवायु दुष्परिणाम का जो प्रभाव होता है जलवायु परिवर्तन का, वो खासकर जो है खरीफ की अपेक्षा रबी फसलों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं का जो तापमान होना चाहिए, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हमारे शोध में ये पाया गया है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी अगर बढ़ता है क्लाइमेट में जलवायु का, तो हमारे जो गेहूं के उत्पादन है उसमें 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कमी आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण ये है कि जो फसल उत्पादन के जो डायरेक्टली जो कारक हैं उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे कल्ले की संख्या, जैसे बाली की लंबाई, दाने की संख्या, दाने का वजन, ये सारे कम हो जाते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है कि हमारा फसल जो है उसकी उपज जो है वो कम हो जाती है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए हम जो है इसके जो टाइम ऑफ सोइंग है, बुआई का जो समय है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। अभी जो हमारा बुआई का समय है वो जो
तीन तरह से हम लोग बुआई करते हैं गेहूं में, खासकर एक समय से बुआई, एक विलंब से बुआई और एक असिंचित अवस्था में बुआई। तो सिंचित अवस्था में बुआई जो हमारा होता है उसका जो समय होता है वो 15 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर होता है। अभी बदलते जलवायु के क्रम में हम जो है वो आपका जो सोइंग टाइम है उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जिससे इसको हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, तापमान को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम बहुत इसका प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एक दिन भी अगर हमारा बुआई में लेट होता है तो हमारा उत्पादन जो है वो 27-28 केजी प्रति हेक्टेयर जो है वो कम हो जाता है। तो हमको इसके लिए जो है दूसरा उपाय करना पड़ेगा कि जीरो टीलेज मशीन जो होता है, जीरो टिल फर्टिलाइज सीड ड्रिल, इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग करने से हमारा क्या होता है कि जो डीजल की जो खपत होती है हमारे जो बुआई में उसको लगाने में, ये खपत जो है काफ़ी बचत होती है और डीजल से जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ये कम होता है और ओवरऑल जो है 2500 से लेकर 3000 तक प्रति हेक्टेयर जो है हमारा मॉनेटरी जो है सेविंग होता है, यानी बचत होती है। दूसरा बात है, सबसे बड़ा बात क्या है, जीरो टिल सीड ड्रिल का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर हमारा जो धान के बाद गेहूं हम ले रहे हैं, अगर मॉइस्चर है उस खेत में तो हम उसकी जुताई बुआई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीरो टिल मशीन अगर मॉइस्चर थोड़ा सा हल्का फुल्का मॉइस्चर भी है, लाइट मॉइस्चर है, तो हम उसमें आराम से यानी 4-5 दिन तक जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। 4-5 दिन आगे इसको पहले हम लोग बुआई कर सकते हैं। और बुआई में जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर एक दिन का भी विलंब होता है तो 27 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रतिदिन कमी आ जाती है। इसलिए हमको इस पर हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी, तो सर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि गेहूं उत्पादन के क्रम में जो अनुशंसित जो बुआई की जो तिथि होती है, बीज दर होता है और जो बीज उपचार होता है वो किस प्रकार से होता है? जैसा कि हमने अभी बताया कि हम जो गेहूं का उत्पादन करते हैं 2 अवस्था में करते हैं, एक सिंचित अवस्था में, एक असिंचित अवस्था में। सिंचित अवस्था में भी 2 कंडीशन में काम करते हैं, 2 कंडीशन में बुआई करते हैं। पहला समय से और दूसरा विलंब से। समय से बुआई का जो समय होता है वो है 15 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक, और जबकि जो सिंचित अवस्था में विलंब से बुआई करते हैं उसका जो समय होता है वो 10 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक। जहाँ तक बीज दर की बात है तो हम लोग जो बीज दर समय से जो उपयोग करते हैं, समय से जो बुआई करते हैं, उसका जो बीज दर होता है 125 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करते हैं। जबकि विलंब से जो बुआई करते हैं उसमें बीज की मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं, यानी 150 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बीज का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इस क्रम में बीज का उपचार भी करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बेबिस्टिन होता है उसको हम लोग 2 ग्राम प्रति केजी की दर से उस बीज का उपचार करते हैं, जिससे उसमें जो है हम लोग प्रोटेक्शन ले लेते हैं, कोई भी तरह का उसमें कीट और व्याधि का प्रकोप नहीं हो। जी, तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो गेहूं उत्पादन के दौरान जो भी अनुशंसित जो उर्वरक की जो मात्रा होती है और उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो समय होता है वो क्या होता है? उचित अवस्था में जो हम लोग समय से बुआई करते हैं और विलंब से बुआई करते हैं, दोनों का जो फर्टिलाइजर रेट है, उर्वरक का जो दर है, उर्वरक का जो उपयोग है वो 2 अलग अलग है। जैसे जो समय से बुआई करते हैं तो उसमें जो है हम लोग का जो दर होता है नाइट्रोजन 150 केजी, फॉस्फेट 60 केजी और पोटास 20 केजी। लेकिन इसको हम लोग एक समय इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग फॉस्फेट और पोटास की मात्रा तो एक साथ बुआई के समय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना, उसको हम लोग यूरिया के फॉर्म में देते हैं और उसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। पहला बेसल डोज 50% बेसल डोज देते हैं और बाकी जो 50% नाइट्रोजन बचता है, यूरिया बचता है, उसको हम लोग फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग और सेकंड टॉप ड्रेसिंग के, जिसको हम लोग प्रथम उपरिवेशन और द्वितीय उपरिवेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रथम उपरिवेशन कब होता है? जब हम लोग 25 से 30 दिन के बीच में करते हैं। पहली सिंचाई के बाद हम लोग का जब खेत जो है मॉइस्चर सहने लायक होता है तो हम लोग फर्स्ट टॉप ड्रेसिंग यानी कि प्रथम उपरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है हम लोग जो मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज होता है, जो 40 से 45 दिन के बीच में आता है, हम लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग ने कहा कि 150 केजी नाइट्रोजन,
तो उसके लिए यूरिया कितना लेना पड़ेगा ये भी जानना जरूरी है हमारे किसान भाइयों के लिए। 150 केजी के लिए हम लोग मोटा मोटी जो है 312 केजी जो है यूरिया लेते हैं। फॉस्फेट अगर हमको 60 केजी लेना हो तो उसके लिए भी 127 केजी हमको डीएपी लेना पड़ेगा। और पोटास अगर हमको लेना है 40 किलो तो उसके लिए हमको 67 केजी जो है म्यूरेट ऑफ पोटास लेना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग अगर इसकी बारे जानकारी लेते हुए इसका इस्तेमाल भी उसी अगर अवस्था में करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। और सर इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जो किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? तो हम ये किसान भाइयों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के आप परिप्रेक्ष्य में खेती करें, जो उसका दुष्परिणाम है उसके प्रबंधन करते हुए खेती करें, तो ये हमारा जो गेहूं का जो उपज है वो काफ़ी प्रभावी होगा और अच्छा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं उनके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे हमारा डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से
अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।